Assalamualaikum, dear students. Hope so you all will be fine and your preparation is going on. स्टूडेंट्स आज मेरा लेक्चर है और जो कि है एक और मॉक एग्ज़ाम या फिर आप कह सकते हैं क्रैश कोर्स है जिसमें आपको बहुत लिमिटेड टाइम में, क्योंकि अभी आपके पास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है, तो अगर मैं आपको 15 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसमें 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और एटलीस्ट उसमें 15 से 20 कॉन्सेप्ट्स मौजूद होंगे जो कि विद डायग्राम आपको समझाए जाएंगे और आपको प्रिसाइज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। जब हम किसी पीरियड के क्रॉस मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। स्टूडेंट अपने इस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई है मैंने। ये एक पीरियड है, दिस इज द थर्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपके पास है पहला एलिमेंट सोडियम, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें, मतलब ये एक पीरियड के क्रॉस आप मूव कर रहे हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हर स्टेप पे एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है। वो प्रोटॉन एडिशन आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। इसी सीक्वेंस से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बढ़ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अब आप इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड कर रहे हैं, अगर प्रोटॉन ऐड हो रहा है हर स्टेप पे तो उतने इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड हो रहे हैं हर एटम के वैलेंस शेल में। लेकिन बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, सोडियम से लेके आर्गन तक जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 11 से 18 तक। प्रोटॉन नंबर बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ा है, लेकिन प्रोटॉन नंबर साइज को कम कर रहा है, श्रिंकेज ऑफ द रेडियस क्रिएट कर रहा है, श्रिंकेज ऑफ द एटॉमिक साइज क्रिएट कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में ऐड हो रहे हैं। इस वजह से साइज बढ़ नहीं सकता क्योंकि शेल नंबर नहीं बढ़े। तो स्टूडेंट्स हम शेल नंबर इंक्रीज का इफेक्ट देखते हैं साइज पे क्या होता है, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। उसकी वजह बता दें जनाब। एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, 11, 19, 37 और 55। तो रेडियस बढ़ रहा है 0.157, 0.19, 0.23, 0.25, 0.27। रेडियस बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हर स्टेप पे एक एनर्जी लेवल, एक शेल ऐड हो रहा है, जो कि इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। दरमियान में आने वाले शेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज बढ़ रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल ऐड होता है, जो कि एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स कोरेस्पॉन्डिंग एटम। किसी भी एटम से अगर कैटाइन बनाएं तो कैटाइन का साइज हमेशा उस पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो इसके लिए भी आपको एक पिक्चर दी हुई है, बिकॉज वन पिक्चर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ 1000 वर्ड्स। सोडियम एटम दिखाया हुआ है, सोडियम एटम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, वो यहाँ पे शो किया हुआ है क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है और इसका साइज है 186, इसका रेडियस है 186 पिकोमीटर। अब जब आप सोडियम से सोडियम आयन बनाते हैं, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, तो साइज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, साइज़ रह जाता है 95 पिकोमीटर। इसे आप वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पहले तो आप ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें सोडियम आयन जो है वो सोडियम एटम से छोटा नज़र आना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये लिखेंगे कि जैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हो सकता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल ही लूज़ हो जाए, क्योंकि आखिरी शेल उसका एम्प्टी हो गया, आउटर एनर्जी लेवल एम्प्टी हो गया, जैसे कि सोडियम के केस में थर्ड शेल ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। दूसरा, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन
अट्रैक्ट कर रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन सोडियम आयन के केस में प्रोटॉन तो 11 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो अब 11 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होल्ड होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जिसकी वजह से सोडियम आयन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से कम होगा। अगर कैटायन का साइज छोटा है तो क्या कोई और सवाल भी है? एग्जैक्टली, रेडियस ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स कोरेस्पोंडिंग एटम। एनाइन का साइज हमेशा कोरेस्पोंडिंग एटम से बड़ा होता है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स आपको पिक्चर दिखाई हुई है और आपने ये पिक्चर इसी तरह से पेपर में बनानी होती है। बेशक शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इस पिक्चर को बनाते हुए टाइम नहीं लगता। क्लोरीन एटम का साइज है आपके पास 99 पिकोमीटर और क्लोरीन एटम कंसिस्ट ऑफ 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि क्लोराइड आयन का साइज है 181, रेडियस है 181 पिकोमीटर और इसमें 17 प्रोटॉन है जबकि 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्चुअली होता क्या, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिवली चार्ज एंड पार्टिकल को, स्पीशी को N9 कहते हैं। N9 का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलरेडी वहाँ पे जो रिजाइडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डेवलप करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रिजाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑलरेडी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में रिजाइड कर रहे हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। अब उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा सिस्टम को स्टेबलाइज करना होता है। इलेक्ट्रॉन्स खुद को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स खुद को इंक्रीज्ड डिस्टेंस पे अरेंज कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट वेस्पर थ्योरी में दिया गया था। इसे, ये बेसिक अजम्पशन है वेस्पर का। इलेक्ट्रॉन्स जब खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा। ठीक, तो क्लोराइड आयन का रेडियस जैसे क्लोरीन एटम से ज़्यादा है, इसी तरह किसी भी एनाइन का रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। हम किसी पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। पहले तो हमें पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन्हें पीरियड्स कहते हैं। और जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि आपको दोबारा से थर्ड पीरियड दिखाया गया है, तो क्या होता है कि हर स्टेप पे एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, ये बात हमने करनी है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑपोजिटली इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। हम ये कहते हैं क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं, सोडियम से मैग्नीशियम में जाते हुए मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है जब आप किसी ग्रुप में मूव करते हैं। तो आपको पता है कि ग्रुप एक वर्टिकल कॉलम होता है जो कि टॉप टू बॉटम होता है। जैसे कि पहला ग्रुप आपके सामने लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो आप देख सकते हैं कि हर लेवल पे रेडियस बढ़ रहा है क्योंकि हर लेवल पे एक शेल इंक्रीज हो रहा है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया कि शेल्स इंक्रीज होते हैं ऊपर से नीचे आते हुए, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं और न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम हो जाता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन क्या है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंडो मतलब एंटर होना, एंट्रेंस से आप याद रख सकते हैं, एंडो में हीट एंटर हो रही है। किस में एंटर हो रही है? सिस्टम में। कहाँ से एंटर हो रही है? सराउंडिंग से। अच्छा जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है और कहाँ पे रिलीज होती है? सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो शुरू में क्या होता है, जब सिस्टम को एनर्जी चाहिए तो वो सिस्टम से ही रिसीव करता है। ठीक, तो पहले सिस्टम ठंडा हो जाता है, फिर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से, सिस्टम ठंडा होगा, सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर रिएक्शन प्रोग्रेस करता है, प्रोसीड करता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है सिस्टम का। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है। एक जगह पे आप लेंगे थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड
और दूसरे बीकर में आप लेंगे थोड़ा सा ग्लूकोज। अगर आप दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बीकर गर्म हो गया, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया रिएक्शन के प्रोसीड होने की वजह से। जबकि जिस बीकर में ग्लूकोज था वो बीकर ठंडा हो गया, क्योंकि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक था। रिएक्शन प्रोसीड होने से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब आप एंथैल्पी की टर्म में अगर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को डिस्टिंग्विश करना चाहें तो एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की कम होती है देन प्रोडक्ट्स। कहाँ पे? एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में इसके बिल्कुल रिवर्स होता है कि रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। अब चेंज इन एंथैल्पी आप लेते कैसे हैं? हमेशा प्रोडक्ट की एंथैल्पी से आप रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी, वहाँ पे आप ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव डेल्टा एच की वैल्यू आएगी। लेकिन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है रिएक्टेंट से, तो जब आप हमेशा निकालेंगे प्रोडक्ट एंथैल्पी में से ही रिएक्टेंट एंथैल्पी, माइनस हमेशा रिएक्टेंट्स को करेंगे प्रोडक्ट्स में से एंथैल्पी वैल्यूज़ की टर्म में। तो चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो सिस्टम को देनी चाहिए और यहाँ पे सिस्टम से एनर्जी निकल रही है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है गैसेस से और आइडियलिटी से रिलेटेड है। वाटर वेपर्स डोंट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन। स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत अच्छे से आने वाले टेस्ट को, क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। वाटर वेपर्स आइडियली बिहेव नहीं करते एट 273 केल्विन। तो क्या प्रॉब्लम है वाटर वेपर्स के साथ? जब भी किसी गैस को, बेटा पहली बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस का पढ़ रहे हैं, ना लिक्विड का पढ़ रहे हैं ना सॉलिड्स का पढ़ रहे हैं। नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस का। अब वाटर वेपर्स क्या है? ये भी तो एक गैस है। कोई भी गैस जब उसे उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो रखा जाता है तो वो हमेशा ही नॉन आइडियली बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होती है तो उसके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही होती हैं उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो आप उस गैस को प्रेशर अप्लाई करके इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। वाटर वेपर्स को जब 273 केल्विन पे रखा जाता है तो ये दिस इज मच लोअर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है वाटर वेपर्स के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 374.44 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप जब 273 केल्विन पे रख रहे हैं, मतलब 0 डिग्री पे रख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 374.44 डिग्री, तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप थोड़ा सा कुछ प्रेशर अप्लाई करें और आप उन वाटर वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उनके दरमियान सफिशिएंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा किसी भी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो उतना नॉन आइडियली बिहेव करेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस का नॉन आइडियल बिहेवियर के साथ एक ताल्लुक है। ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने से नॉन आइडियलिटी बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन कर दें, क्रिटिकल प्रेशर को डिफाइन कर दें और एग्जांपल दे दें। तो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट। जैसे वाटर के लिए 374 वाटर वेपर्स के लिए जो टेम्परेचर था 374.44 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है ये पानी के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत हाई है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है बेटा, ये लोएस्ट नहीं है। The highest temperature at which a substance can exist as a liquid is called a critical temperature. वो highest temperature जिस पे कोई भी substance liquid phase में exist कर सकता है उसे कहते हैं आप critical temperature। क्योंकि जब इस temperature से आप आधा डिग्री भी ऊपर चले जाएंगे ना तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। अब आप दुनिया जहान का जो मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें आप उसे लिक्विफाई नहीं कर सकते। वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करने के लिए ना स्पेसिफिक प्रेशर भी चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का कितना होता है? 405.6 केल्विन या फिर 132.44 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू? तो वन इज़ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकेंड इज़ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड थर्ड इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब व्हाट इज़ क्रिटिकल प्रेशर? द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर चाहिए, प्रेशर मैक्सिमम नहीं करना, टेम्परेचर हाईएस्ट था, प्रेशर मिनिमम है। मिनिमम प्रेशर जो चाहिए होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है राइटिंग में, यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए था। क्रिटिकल प्रेशर अमोनिया का कितना होता है? 111.5 ATM। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ से, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? डाल्टन लॉ तो सिर्फ वहाँ पे अप्लाई होता है जब आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती हैं।
क्योंकि डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, बेटा उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वो टोटल प्रेशर जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर एक्सर्ट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स एट अ गिवन टेम्परेचर। आपके पास क्या मतलब, अगर आपके पास किसी एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरी का P2 है, तीसरी का P3 है, जब आप इन तीनों का सम लेते हैं तो टोटल प्रेशर के बराबर आना चाहिए। मतलब अगर इसका प्रेशर 2 ATM है, इसका 3 ATM है, इसका 5 ATM है, तो जब आप इन तीनों गैसेस को जब ये अलग अलग सिलेंडर में थी किसी एक सिलेंडर में इकट्ठा कर देते हैं तो उसके बाद इनका टोटल प्रेशर 10 ATM होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी तो क्या होगा, गैसेस कभी भी सेम प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकती जितना वो तब कर सकती हैं जब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी। अब या तो वो प्रेशर मोस्ट ऑब्वियसली जब अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी तो वो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, उनकी वॉल्स के साथ वो कोलाइजन्स नहीं होंगी, जब वो कोलाइजन्स नहीं होंगी वो फोर्स नहीं लगनी होगी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस केस में ये टोटल प्रेशर के इक्वल नहीं रहता सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, तो डाल्टन लॉ फॉलो नहीं होता। इसका मतलब है डाल्टन लॉ सिर्फ उन्हीं गैसेस, उसी मिक्सचर ऑफ गैसेस पे एप्लीकेबल है जहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर गैसेस। व्हाई इज सल्फर डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 केल्विन बट बिहेव्स आइडियली एट 327 डिग्री सेल्सियस। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया बोर्ड के पेपर में। सल्फर डाइऑक्साइड नॉन आइडियल है 273 केल्विन पे और आइडियल है 327 डिग्री सेल्सियस पे। रीज़न क्या है, प्रोमिनेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एट 273 केल्विन, क्योंकि 273 केल्विन जो है वो एक लो टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू 327 डिग्री। तो लो टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ पोलर गैस और इस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी जब टेम्परेचर कम होगा। जबकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसी गैस में 327 पे लेके जाते हैं, मतलब 600 केल्विन पे लेके जा रहे हैं, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लो हो जाती हैं, जो कि आइडियलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कब होती हैं, जब टेम्परेचर कम होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो नॉन आइडियलिटी ज़्यादा, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं तो आइडियलिटी ज़्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट से। यू हैव टू राइट डाउन द 3 स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, विच आर द स्टेप्स विच आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 3 स्टेप्स को इसी तरह से मेमोराइज करना है। फर्स्टली आपको रिएक्टेंट की अमाउंट दी होती है, स्टूडेंट्स गलती नहीं करनी, रिएक्टेंट की अमाउंट दी होती है, उससे आपने, क्योंकि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं जी प्रोडक्ट की अमाउंट दी है, व्हाट इज दिस, आपके पास सवाल ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की जो अमाउंट गिवन होगी आप पहले उससे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उस स्टिचोमेट्री को अप्लाई करते हुए, क्योंकि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप वो रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट बन रही है, तो वही रिएक्टेंट आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। स्टूडेंट्स अगली टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर दें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को आप नंबर्स में लिखते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है और फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में है 4, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वैसे 3.98 होती है, लेकिन आपकी बुक 4 कह रही है तो आपको 4 ही लिखनी है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 9 सॉल्यूशन से। द कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एक्सप्लेन वाई। आपके पास क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, 2 कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात की हुई है, एक को मोलैलिटी कहते हैं, एक को मोलैरिटी कहते हैं दोनों कंसंट्रेशन यूनिट्स, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्योंकि मोलैलिटी क्या है, आंसर आपको कैसे लिखना है, आपने डिफाइन करना है कि मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है डिजोल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन।
अब मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि मैथ सॉल्वेंट का कभी भी टेम्परेचर वेरी करने से अफेक्ट नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता, जबकि दूसरी साइड पे मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, तो ये 4 लाइनों में जवाब है इसका। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, एक्सप्लेन व्हाई। किसी भी मिक्सचर की बात करें तो तभी मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट माइंड में आता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन है। तो किसी भी मिक्सचर के अंदर जब कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन की बात की जाती है तो मोल फ्रैक्शंस किसी भी सॉल्यूशन में, ये चैप्टर सॉल्यूशन से उठाया गया है, लेकिन ये चैप्टर 3 को बेस बना के भी पूछा जा सकता है, जिसमें गैसेस के मिक्सचर की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन है क्या, पहले आप डिफाइन करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, ये रेशियो है उस कंपोनेंट के मोल्स की टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं ए, बी और सी, और उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, 2 एंड 7। तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 कहाँ से आया, 1 + 2 + 7 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 है। तो पहले आप ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन को आप एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/10 0.1 आ जाएगी। अब बी के लिए मोल फ्रैक्शन निकालें तो बी के मोल्स हैं 2, जब आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। उसके बाद आपके पास सी के मोल्स हैं 7, तो 7 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। और मोल फ्रैक्शंस का सम जो है वो आपके पास एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.7, तो ये आपके पास 1 आ जाता है, जो कि आपको बता रहा होता है कि मोल फ्रैक्शंस का सम जो है ये प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।